कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं। पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना सही नहीं। तो ये बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। पंजाब में बीजेपी सरकार की गठबंधन सरकार बनेगी। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स का धरना करना या हड़ताल करना ठीक नहीं। तो ये बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं। लगातार हमको आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। पब्लिक ब्यूरो इंटरप्राइज के चेयरमैन है बराला। वहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने बोला कि पंजाब में बीजेपी की गठबंधन सरकार बनेगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां सुभाष बराला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं। वहीं पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो बता दें कि सुभाष बराला का यह बयान सामने आया है। सुभाष बराला पब्लिक ब्यूरो एंटरप्राइज के चेयरमैन हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स का हड़ताल करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को यमुनानगर के जगाधरी पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वह गुरुकुल कन्या कॉलेज का आधारशिला रखेंगे। साथ ही अंबाला के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के आगमन के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम खुले में बड़े स्तर पर किया जाना था, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह कार्यक्रम छोटा किया गया है। अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा और सभी कार्यकर्ता मास्क लगाकर पहुंचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ घनश्याम दास अरोड़ा जी के साथ, अपने जिला के अध्यक्ष सप्रा जी के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज इस पैलेस में जो मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आ रहे हैं, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर अभी आया हूँ कि कोविड के कार्यकाल के समय में ओमिक्रॉन के चलते यह कार्यक्रम किस तरह से यहाँ बेहतरीन ढंग से संपन्न हो, तो ध्यान में रखते हुए पहले यहाँ जो योजना बनी थी वो हजारों लोगों को एकत्रीकरण की योजना बनी थी, खुले में कार्यक्रम करने की योजना बनी थी। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड नियमों के अनुरूप उनका पालन करते हुए आएंगे। इस गुप्ता पैलेस में हम 14 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर आएंगे लोग, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जो उचित दूरी है वो बनाकर रखेंगे। और उसकी व्यवस्था के लिए आज श्रीमान रतनलाल जी कटारिया, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्रा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती प्रीति जौहर जी, हम इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए और जो हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम यहाँ पर। खबर गुरुग्राम से है, जहां कमल गुप्ता शहरी निकाय मंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम पहुंचे। वहां पहुंचते ही कमल गुप्ता ने नगर निगम ऑफिस का दौरा किया। वहीं ऑफिस में अचानक पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया तो मौके पर कुछ अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके चलते उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।
हालांकि नगर निगम दफ्तर का दौरा करने का मंत्री कमल गुप्ता का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से उन्होंने ऑफिस में पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। मौके पर मंत्री कमल गुप्ता ने पहुंचते ही तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों काम में जुट गए। वो हम कन्वे कर देते हैं या हम साथ में क्लियर कर देते हैं। तो आज के दिन रजिस्टर कौन है? अटेंडेंस रजिस्टर दे दो हमें, सभी ब्रांचों के अटेंडेंस रजिस्टर। ये इमेज को धोएंगे तो देश ऊपर चलेगा। वहीं महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने निवास जयराम सदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दिया। इस अवसर पर रामविलास शर्मा ने कहा कि आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जिले में नारनौल में इस समय बोल रहे हैं। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को पूरे हरियाणा में 6,745 गांव में हर गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम मना रहे हैं। वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इस ट्वीट में लिखा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाल ही में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। उन्होंने कुछ हल्के लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे और अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में बाहर भी नहीं आएंगे। यमुनानगर में रिहायशी इलाके में कमर्शियल निर्माण किए जाने के चलते नगर निगम के कई बिल्डिंगों को सील किया गया है। बता दें कि नियम अनुसार रिहायशी इलाके में कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता। इसके बावजूद लोग कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें आने के बाद अब नगर निगम ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने बाकायदा कई टीमें गठित करके रिहायशी इलाकों में कमर्शियल निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस भी दिए। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर नगर निगम ने बिल्डिंगों को सील करने का तरीका अपनाया। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि वो अपनी बिल्डिंग रिहायशी इलाकों में बना तो रहे हैं, लेकिन उसका कमर्शियल इस्तेमाल ना करें। सीलिंग की कार्रवाई है, हमने कई दिनों से अभी बनाया हुआ शेड्यूल, एक शेड्यूल के तहत आज भी करते आए हैं। इसमें 9 बिल्डिंग आइडेंटिफाई की हैं जिनको हम सील कर रहे हैं, जिनमें से जो है ना आज ये चौथी बिल्डिंग है। तो ये रिसु बंसल नाम की है। इन लोगों को जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर नियमानुसार बीच बीच में नोटिस दिए गए 261 का 262 एक के तहत फाइनली कार्रवाई होती है। अगर ये उल्लंघन करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं हमारे इनके। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार की ओर से रेवाड़ी जिला ग्रुप ए श्रेणी में रखते हुए नई कोविड गाइडलाइन निर्धारित कर मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए नए आदेश जारी करते हुए नियमों का पालन 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के तहत कोरोना का फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए अब रेवाड़ी जिले को भी ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया है। उक्त ए श्रेणी में आने के साथ ही अब रेवाड़ी जिला दूध और दवाओं की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इन नियमों की कोई भी अवहेलना करता है तो उस पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। आज शाम 6 बजे के बाद जिन दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए उनके चालान भी किए जाए। चालान काट रहा है इसका बताए 500 रुपए
सरकार व जिला प्रशासन के आदेशों अनुसार शाम तो 6 बजे तक दुकान खोलने के आदेश थे। उसके बाद हमने नगर परिषद की ओर से 11 टीमों का गठन किया। हर एक 11 रोड मेन रोडों तो एक कर्मचारी को बांटा गया। सभी थाना प्रमुखों को हमने इस बारे में लेटर लिखा कि आप भी हमारा सहयोग करिए, और हमने सारी मार्केट को पर्सनली मैं और मेरी टीम ने जाके हर एक दुकान वालों से 6 बजे तक बंद करवा दिया गया। कुछ दुकाने वाले थे उनको भी धीरे धीरे समझाया गया। आज फर्स्ट डे था, जनता का सहयोग भी मिला है अच्छा। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 41 को यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दाहिया का कहना है कि अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिला में 95% लोगों को पहली डोज और 68 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, जबकि 15 से 18 वर्ष के 50% युवाओं को डोज लग चुकी है। अभी 5 डॉक्टर हैं मेडिकल ऑफिसर जिनको की कोविड की रिपोर्ट जिनकी पॉजिटिव आई है, और इसी तरह से 2 डॉक्टर आयुष विभाग के हैं जो सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उनकी भी रिपोर्ट जो है कोविड की पॉजिटिव आई है, तो वो भी आइसोलेशन पीरियड में आइसोलेशन में है। ये जो है ताजा स्थिति है जिले में जो डॉक्टर्स को और स्टाफ को लेकर कोविड। अगली खबर भिवानी से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस पर ड्राइवरों की कमी को देखते हुए 31 ड्राइवरों की मांग की थी। रोडवेज विभाग ने भी 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के लिए 31 ड्राइवर स्वास्थ्य सेवा को दिए थे। अब ये 31 ड्राइवर प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को चलाएंगे और मरीजों को हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। रोडवेज विभाग ने अपने ड्राइवरों से इस बारे में जानकारी हासिल की। रोडवेज विभाग की एम्बुलेंस सेवा देने के लिए तैयार हो गए। वही विभाग के सीएम भारत परमार ने बताया कि 31 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। एक एम्बुलेंस पर 3 ड्राइवर दिए गए हैं ताकि 24 घंटे ड्यूटी दे सके। डिमांड हमारे पास आई थी तो हमने 31 के 31 ड्राइवर एम्बुलेंस के संचालन के लिए सीएम ऑफिस को हमने रिलीव कर दिए। जैसे कि 3 ड्राइवर की एक एम्बुलेंस पे ड्यूटी लगाई है 24/7। किसी भी सूरत में जो भी कोई इमरजेंसी आती है उससे निपटने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस और ड्राइवर उपलब्ध रहे। तो सर इनका जो सैलरी वगैरह का वो स्वास्थ्य विभाग बन करेगा या आपका विभाग? ये मुख्यालय के आदेश पे हमने सीएमओ ऑफिस को प्रोवाइड करवाए हैं। कौन सी गाड़ी चलाते थे, आज किस प्रकार आए? सर हम सब को शाम में दिल्ली चंडीगढ़ बस चलाते थे, और अब ये कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे मुख्यालय से आदेश मिले हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में 2 महीने की सेवा दी। तो पहले कौन सी बस चलाते, कौन से रूट पर चलते थे सर आप? दिल्ली चंडीगढ़। और कब से आप क्या आदेश है, कब से एम्बुलेंस संभालिया? नारनौंद में यूरिया खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। यूरिया खाद की जितनी मांग है उस हिसाब से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। आपको बताते चले कि खाद की किल्लत अभी से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से ही प्रदेश में बनी हुई है। किसानों की शिकायत है कि उनको 10 कट्टे यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन उनको सिर्फ 2 कट्टे यूरिया खाद दिया जा रहा है और उसके साथ जबरदस्ती नैनो खाद की बोतल भी दी जा रही है। और अगर नैनो खाद देने से मना किया तो यूरिया खाद भी देने से मना कर दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत किसानों ने कृषि अधिकारी से कर दी है। खाद खातर जी हमने कट्टे चाहिए 2, उसके 2 के साथ दवाई चेपे है, और पहले गुट्ठल वाले है चेक भर दे है, कट्टा ठान जाओ कट्टे प्रति दो, और उसके पहले दवाई देवे है फिर कट्टे देवे। तो आपकी क्या डिमांड है? हमने तो खाद चाहिए, डिमांड ये है, हर लाइन में लग गए, हमने खाद नहीं मिल रहा। तो ये एप्लीकेशन लिख दिया, इसलिए जवाब ये दिया भाई हमें आड़ रख नहीं सकते। खड़े हम इको केंद्र पर खाद लेने गए थे, खाद के साथ वो नैनो जबरदस्ती चेपी जा रही है, 2 कट्टों के साथ एक, और मनमानी से खाद दिया जा रहा है।
नहीं लेता किसान उसको बाहर कर देते, खाद नहीं जाओ। और यहाँ एडीओ से मिलने आया, ये कहता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर एप्लीकेशन में ले नहीं सकता। हाँ, जाओ डीडीओ के पास या और कार्रवाई करो। यहाँ से मैं आपको एप्लीकेशन ले लूँगा और दराज में गिर ले, उसका हमारे को जवाब तो चाहिए। इफ्को सेंटर पे कल 3 गाड़ी इफ्को यूरिया की आई हुई थी और सभी किसानों ने लाइन में लग के बड़े डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए किसानों ने बड़े आराम से खाद लिया है। सभी को उनके आधार कार्ड पे खाद बांटा गया है और डायरेक्टर के भी आदेश हैं कि नैनो खाद जो आया हुआ है उसको भी। वही इसी खबर पर हमारे साथ नारनौल से हरकेश जुड़ गए हैं, संवाददाता हरकेश। तो किसान परेशान है, यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। हरकेश जी, पिछले काफी दिनों से पहले डीएपी खाद की किल्लत थी नारनौल क्षेत्र में, लेकिन अब जब गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं के अंदर यूरिया खाद डालने के लिए जब बारी आई है, तो यूरिया खाद के लिए दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और किसानों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ किसानों की एक जो समस्या उभर कर आई है, किसानों का कहना है कि यूरिया खाद के साथ सरकार द्वारा नैनो खाद दिया जा रहा है। नैनो खाद की जो बोतल है वो 300 रुपए के आसपास की आती है, वो भी साथ में दी जा रही है, जो कि हम नहीं लेना चाहते। इसी बात को लेकर आज अधिकारियों से मिले हैं किसान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नारनौल में यूरिया खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। यूरिया खाद की जितनी मांग है उस हिसाब से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। आपको बताते चले कि किल्लत अभी से नहीं बल्कि कुछ महीनों से है। लेकिन वहीं जहां किसानों को 10 कट्टे यूरिया खाद की जरूरत है तो उनको सिर्फ 2 कट्टे यूरिया खाद दिया जा रहा है। वहीं उसके साथ उनको जबरदस्ती नैनो खाद की बोतल भी दी जा रही है। वहीं कैथल के पिहोवा चौक पर विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों ने स्कूल कॉलेजों को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन से गुहार भी लगाई कि स्कूल कॉलेजों शिक्षण संस्थानों के ने ना खोलने से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जहां एक ओर सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को सरकार ने कोविड नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी है, तो स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को भी कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए खोलने की अनुमति दी जाए। संस्थान खोले जाएं। बार बार शिक्षकों को ही क्यों रोका गया, बंदिशें लगाई जाती हैं। यदि हमारा हरियाणा वैसे भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, सबसे पहले तबाही मचाने के लिए ये लोग शिक्षा के क्षेत्र को बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि युवा वर्ग जो पढ़ रहे हैं हमारे शिक्षित विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आज युवा जाग चुका है। धरने प्रदर्शन लगातार आज कैथल में है, कल नरवाना में है, कल जींद हुआ था, ऐसे चलता रहेगा। और हमारी सरकार से मांग है और डीसी महोदय जो भी जिस जिले से है, हमें नियमों का हवाला देकर, गाइडलाइनें की बंदिशें देकर हमारे शिक्षण संस्थान ओपन करवाया जाए। वैसे भी हमारे 2 साल खराब हो चुके हैं कोरोना में, हमें कोई उम्र में छूट नहीं दी गई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के छात्रों को बहुत ही नायाब तोहफा दिया था और वो तोहफा ये था, एक तानाशाही फरमान जारी किया था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और ITI को बंद करने का। मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस फैसले के विरोध में 6 जनवरी को हिसार में और डीसी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 10 जनवरी को हम जींद में ज्ञापन सौंप चुके हैं डीसी को और प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम RKSD कॉलेज से चल करके डीसी ऑफिस तक जा रहे हैं और डीसी साहब को इस फैसले के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस विषय ऐसे अजी पिछले 2.5 सालों से आप लोग भी देख रहे हैं और ये पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है कि शिक्षा को बंद करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है। एक स्कीम के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा को डुबोने का कार्य किया जा रहा है। हर महीने ये गाइडलाइन दे दी जाती है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। सारा बाजार खुला है, चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव में कोरोना नहीं आता? पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, उसके बाद 5वीं लहर के नाम पर लगातार शिक्षा को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं घुला चीका में नगर पालिका प्रशासन के सफाई के दावे फेल होते नजर आए हैं। बता दें कि शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका सचिव धर्मवीर ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो चुका है, इसी कारण शहर की सफाई में दिक्कत आ रही है।
मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे डोर टू डोर का टेंडर था, ये भी हमारा 5 जनवरी को खत्म हो गया पीछे। तो इसके लिए हमने अप्रूवल के लिए डीएमसी साहब को लिखा हुआ है। तो बीच में 2-3 दिन हमारे जो स्थायी कर्मचारी थे वो नहीं आ पाए, तो उस कारण थोड़ा गंदगी ज़्यादा फैल गई है। उसके अब ठीक किया जा रहा है प्रायोरिटी में लेके, और जल्दी ही उसका निपटान कर दिया जाएगा। टेंडर कब तक हो जाएगा? टेंडर की देखो प्रोसेस है, चली हुई है, हेड ऑफिस हमने भेजा हुआ है इस बारे में। बाकी हमने उसके एक्सटेंशन के लिए जब तक ना हो, टेंडर की प्रोसेस कंप्लीट ना हो, तो फिर के लिए इसकी अप्रूवल के लिए हमने डीएमसी साहब को भी लिखा हुआ है इस बारे में, और जल्दी ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। पंजाब के गांव नाभा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारे में बीती रात एक युवक ने घटना को अंजाम दिया। करीबन 2 से 2:30 बजे एक अज्ञात युवक पीछे के रास्ते से गुरु घर में प्रवेश करता है और वह युवक एक लोहे की रॉड से मेन प्रवेश द्वार को तोड़ने का प्रयास करता है। प्रवेश द्वार से एक लॉक को वह आसानी से तोड़ देता है, लेकिन दरवाजे के बीच में चढ़ा दूसरा ताला वह तोड़ नहीं पाता और आनन फानन में लोहे की रॉड वहीं छोड़कर चौकीदार के आने की आवाज सुनकर भाग जाता है। फिलहाल थाना प्रभारी ओंकार मामला की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं नूह के सबसे बड़े और मशहूर गांधीग्राम घासेड़ा से जुड़ने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गांव के सड़क पर गंदगी की वजह से आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क कुतुबगढ़, नवाबगढ़, मेलावास इत्यादि के साथ 1 दर्जन गांव को जोड़ता है। घासेड़ा गांव से जाने वाली सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां से निकलने वाला हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। घासेड़ा गांव के लोगों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि यहां से निकलने पर भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि यह सड़क 1 दर्जन से अधिक गांव को जोड़ती है, जिस पर रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं और इसी गंदगी और टूटी हुई सड़क से उन्हें गुजरना पड़ता है। लेकिन ना तो सरपंच सड़क की तरफ ध्यान देता है और ना ही जिला प्रशासन इस सड़क को बनाने की सुध ले रहा है। यहां से निकलने वाले लोगों को कई बार चोटल तक होना पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। चाहते हैं जी, जितना भी गांव का रास्ता, जितने बुजुर्ग जाते हैं, निवाज वाले जाते हैं, सबके गिरते हैं। कोई बाइक वाले, कोई बाहर आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। आम जनता के लिए भी, सब जनता के लिए, जितने भाई पे हैं, जाते हैं, निकलते हैं, सबके लिए दिक्कत होती है जी। यहाँ पे आज से नहीं, काफी दिन से इतना ही बुरा हाल होता है जी। थोड़ा लाते हैं जट मट्टी को डाल देते हैं, मट्टी से और गाँव गंदगी होती है, फिर आदमी को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। ये मस्जिद है हमारी, इसमें कीर्तन पढ़ते नमाजी जाते हैं और ये सबके सामने है। और गांव की, पूरे गांव की फिरनी है, ये ऐसे नहीं है कि इसी दाग की है। और इसमें काफी दिनों से हम परेशान हैं और इससे थोड़ी आगे चल के रास्ता बना हुआ है। पानी का निकाल है नहीं। अगर पानी का निकाल अगर नाले में चले जाए यहाँ से, तो ये दिक्कत ही खत्म हो जाए, पहली बात तो। दूसरा, ये जो रास्ता है ये बन जाते तो कोई दिक्कत ना निकल जाती। अगली खबर करनाल से है, जहां खेतों में ही 25 वर्षीय विजय का शव मिला था, जिसके बाद करनाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पहलुओं को लेकर जांच शुरू कर दी थी और कुछ ही घंटों में इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया गया। साथ ही मृतक के दोस्त कोकी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं करनाल पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी कोकी ने बताया कि उसने ही अपने दोस्त विजय की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों दोस्त रात को इकट्ठा शराब पी रहे थे और उस समय ही इनकी आपस में कोई कहासुनी हो गई, जिसके बाद कोकी ने ईंट से अपने ही दोस्त पर विजय कई बार वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हमें सूचना मिली थी भाई एक डेड बॉडी नेवल के खेतों में पड़ी है। जिस सूचना पर जाकर हम वहां पर मौके पहुंचे। वहां पर जाके मृतक विजय कुमार की डेड बॉडी मिली वहां पर। उसके पिता राजकुमार ने हमारे को शिकायत दी, जिस पर हमने मुकदमा नंबर 302 IPC दर्ज कर दिया गया था। तो मृतक का पोस्टमार्टम करा के वासन के हवाले किया गया। उसके बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी कोकी उर्फ रविंदर सनो प्रीतम सिंह वासी बुड्ढा खेड़ा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।